हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाउन टू अर्थ डेली प्रीलिम्स एनालिसिस डेटेड 6 ऑफ अगस्त 2024। तो पहला आर्टिकल पे चलते हैं। ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, यहाँ तक मैंने बता दिया था। पहला आर्टिकल हमारे लिए है वो रिवर्स इन द स्काई है। अब बेसिकली हो क्या रहा है कि इंडिया में ये एटमॉस्फेरिक रिवर इनको बोलते हैं। इंडिया में एटमॉस्फेरिक रिवर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं कि और ये बहुत ज़्यादा इंटेंस होती जा रही हैं धीरे धीरे। तो पहले समझते हैं कि ये फिनोमिना है क्या थ्रू वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो अब एटमॉस्फेरिक रिवर का कंसेप्ट देखते हैं कि ये होता क्या है। तो बेसिकली ये एक लॉन्ग नैरो वाटर वेपर की कंडेंस फॉर्म में बॉडी होती है। ठीक है, अब ये बनता कैसे है? तो देखो, जैसे बेसिकली ये फिनोमेना जो ऑब्जर्व होता है ये होता है कैलिफोर्निया में। तो यहाँ कहीं हवाईन आइलैंड्स हैं, ये भी यूएस की टेरिटरी है। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि पहले इंटेंस हीटिंग की वजह से यहाँ वेपर बन गया, वेपर का सिस्टम बन गया। फिर इधर से जैसे मान लो कि वेस्टर्लीज फ्लो कर रही हैं या फिर ऊपर से सब ट्रॉपिकल जेट्स फ्लो कर रही हैं। ये आप पढ़ोगे कि ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लोइंग करंट्स होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में। हाँ, तो ये क्या करते हैं, इसको कैरी करते हैं इस साइड की तरफ, कैलिफोर्निया की तरफ। अब देखो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है और भी मॉइस्चर यहाँ मिलेगा, इसको बहुत ज़्यादा मॉइस्चर मिल जाता है। तो ये एक टाइम पे मतलब रिवर से ज़्यादा मॉइस्चर इनके पास हो जाता है। और जब भी लैंडफॉल करते हैं, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे माउंटेन्स हैं या कुछ है, लैंडफॉल किया तो ये ऊपर राइज होंगे, ठंडे होंगे, फिर बहुत ज़्यादा बारिश करते हैं, तो इंटेंस फ्लडिंग कॉज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एटमॉस्फेरिक रिवर। तो एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होता है, सब ट्रॉपिकल जेट से डिफरेंट कैसे है कि देखो दोनों वेदर फिनोमिना है, बट एक ऊपर हो रहा है बहुत ज़्यादा। हाँ, और ये क्या है, इसमें ये मेनली वाटर वेपर कंडेंस्ड है और ये थोड़ा नीचे लेवल पे होता है। और जब भी ग्राउंड फॉल करता है बहुत ज़्यादा इंटेंस रेन कॉज करता है। तो ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कितना था, कितना ज़्यादा इंटेंस हीटिंग हुई है ओशन की और कितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने को मिला है इसको, इवन कौन से विंड्स ने इसे उस टाइप तरफ डिफ्लेक्ट किया है। तो यूजुअली ये जो ऑब्जर्व होता है, ये ऑब्जर्व होता है कि ये नॉर्थ की साइड फ्लो करता है, मतलब अपर लैटिट्यूड जो है, अपर लैटिट्यूड की तरफ जाना कोशिश करता है, फ्रॉम इक्वेटर या सब ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है ऐसे। अब इन्हीं के इंस्टांसेस जो हैं वो इंडिया में ऑब्जर्व किए जा रहे हैं कि जब भी देखो हमारे गर्मी में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा इंटेंस और ह्यूमिड कंडीशंस थी, उसके बाद तब क्या हुआ, इन्होंने मॉइस्चर लेके रखे होंगे ये। फिर जब हमारी साउथ वेस्टर्ली आई तो उसके साथ ये मॉइस्चर हमारे मेनलैंड पे एंटर किया और देखो वायनाड का डिजास्टर भी हुआ और इवन और जगह भी फ्लडिंग की सिचुएशन है। तो ये हो गया हमारा एटमॉस्फेरिक रिवर का कंसेप्ट। अब नेक्स्ट चलते हैं, अमियाम्बो फॉरेस्ट। इसके बारे में मैंने वाजीराम के प्रीलिम्स पॉइंटर में डिस्कस किया है। तो देखो सारी वीडियोस देखा करो चारों एक साथ, तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा कवरेज पूरा करंट अफेयर्स का। अब ये कहाँ पे होता है, ये हमारा जैसे मान लो कि अफ्रीका हो गया, अफ्रीका के नीचे वाले रीजन में पाया जाता है। बेसिकली डीआरसी हो गया, इधर हो गया तंजानिया हो गया, साउथ अफ्रीका हटा दो, बोट्सवाना हटा दो, नामीबिया हटा दो, तो इधर वाले रीजन में ये फॉरेस्ट हैं। ठीक है, इनके बारे में बात हो रही है। बस इनमें बस इतना इंपॉर्टेंट है कि इन फॉरेस्ट की लोकेशन कहाँ पे है, बस एक दो ट्री इंपॉर्टेंट होता है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। तो अब देखो इस आर्टिकल में बात किस चीज़ की हो रही है। इस आर्टिकल में बेसिकली बात हो रही है कि ऐसी राइस वैरायटीज़ की जिनका नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी जो है बहुत ज़्यादा है। अब तुम्हें ये पता होगा कि इंडिया में हम बहुत ज़्यादा यूरिया यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम अप्लाई, यूरिया में होता है नाइट्रोजन और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन तो अप्लाई कर देते हैं, बट वो प्लांट एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है उतना नाइट्रोजन। तो क्या होता है कि जैसे फील्ड में बच गया, फिर हमने पानी डाला, वो रन ऑफ हो गया, रिवर्स में पहुंच गया, तो रिवर में हो जाएगा यूट्रोफिकेशन। आप पढ़ोगे इकोलॉजी में कि नाइट्रोजन मतलब जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक्सेस में हो जाते हैं, तो यहाँ डेड जोन बन जाते हैं। ठीक, इवन प्लांट्स के लिए बहुत हार्मफुल होता है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि हम ऐसी वैरायटी बना रहे हैं जिनकी नाइट्रोजन यूजेज एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना हम नाइट्रोजन अप्लाई कर रहे हैं उसमें से कितना नाइट्रोजन प्लांट यूज़ कर रहा है। जैसे मान लो कि अगर 40% नाइट्रोजन यूज़ एफिशिएंसी है, तो अगर हम 100% लगा रहे हैं, डाल रहे हैं उसमें, अगर 100 ग्राम डालें तो 40 ग्राम जो है प्लांट ने यूज़ कर लिया। तो जितनी ज़्यादा हाई होगी ये उतना बेटर होगा। ठीक है, तो बस इतना ही था इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक चीज़ दे रखी है इंपॉर्टेंट, वो दे रखी है, एक आइलैंड मेंशन है जिसका नाम है पवोर पवोर उलिया। पवोर उलिया आइलैंड है था। ये कहाँ पे था, ये नेत्रावती रिवर में था, छोटा सा आइलैंड था नेत्रावती रिवर, कर्नाटका में। ठीक है, अब ये क्या हुआ है, इलीगल सैंड माइनिंग की वजह से क्या हुआ है, ये सबमर्ज हो गया। तो ये याद रखना, पवोर उलिया जो है ये कर्नाटक में है, नेत्रावती रिवर पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब इस आर्टिकल में हमारे काम का क्या है कि देखो डेथ हो गई एक चीता की, अफ्रीकन चीता की, कहाँ पे,
कूनो नेशनल पार्क में। अब तुम्हें पता होगा कि री इंट्रोडक्शन ऑफ चीता प्रोजेक्ट जो था ये 2022 में हमने फिर क्या किया था, इसके थ्रू हमने कुछ चीता मंगवाए थे नामीबिया से, अफ्रीकन चीता। ठीक है, अब अफ्रीकन चीता का जो स्टेटस होता है वो होता है वल्नरेबल, और एक होते हैं ये एशियाटिक चीता, ये हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अभी सिर्फ ईरान में प्रेजेंट हैं, इंडिया में थे बट 1952 में इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गए। तो हमने क्या किया, हमने किया वर्ल्ड का फर्स्ट इंटर कॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। जो हमने ये बेसिकली नामीबिया से चीता मंगाए, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट इंटर कॉन्टिनेंटल, मतलब दो कॉन्टिनेंट के बीच में वाइल्ड कार्निवोर का एक्सचेंज था। ठीक है, अब इसी एशियाटिक ये जो हमारा चीता है नामीबिया वाला, इसकी डेथ हो गई है। कहाँ पे, कूनो नेशनल पार्क में। अब ये कहाँ पे है, ये है हमारा एमपी में। अब ये री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो था ये किसकी वजह से हुआ था, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर, उसके और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो था उसकी हेल्प से हुआ था। ठीक है, बाकी क्या होता है कि देखो जो हमारे एशियाटिक चीताज होते हैं वो छोटे होते हैं इनसे। ठीक है, इन वाले चीता से। बस इतना ही काम का है, नेक्स्ट चलते हैं। वैसे तो देखो इस आर्टिकल में हम लैंडस्लाइड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म दिया हुआ है इसलिए इसको फिर से डिस्कस कर लेते हैं। अब एक होता है लैंड स्लिप और दूसरा होता है एक लैंड स्लाइड। अब लैंड स्लिप जो होता है ये माइक्रो मूवमेंट है, बहुत छोटा सा मूवमेंट होता है। मतलब जैसे कि ये मान लो कि हमारा स्लोप है, तो ग्रेविटी की वजह से हमारा लैंड मान लो बहुत हल्का सा खिसक जाए, मतलब जैसे पूरा ये एरिया है ये बहुत अगली साल खिसक के मान लो थोड़ा सा हल्का सा नीचे हो गया, तो इसे बोलेंगे हम लैंड स्लिप। लेकिन जब एटलीस्ट 10 मीटर खिसक जाए लैंड, तब बोलते हैं हम स्क्वायर मीटर, अगर 10 स्क्वायर मीटर लैंड खिसक जाए तब हम बोलते हैं इसे कि लैंड स्लाइड हो गया। अब लैंड स्लाइड तो नेचुरल प्रोसेस है, बट ये वायनाड में हुआ क्योंकि इंटेंस रेनफॉल हो गई यहाँ पे, और अगर वेजिटेशन लैग करती है हमारे स्लोप पे और लूज सॉइल है, अगर वो सैचुरेट हो गया पानी से तो लैंडस्लाइड होनी ही थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अभी वो इसी में यही लिखा हुआ है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पे बेटर होता तो हम प्रेडिक्ट कर सकते थे कि लैंडस्लाइड होगी, बट यहाँ तो बहुत सालों से हो रहा है, अब तक तो गवर्नमेंट को प्रिपेयर करना चाहिए, बट स्टिल ठीक है, हम अपने एग्जाम को पढ़ेंगे बस। अब देखो जो माशो पिरो ट्राइब है ये बेसिकली न्यूज़ में थी, तो मैंने वाजीराम पॉइंटर्स में डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो वो भी देखा करो। ठीक है, अब ये क्या है, ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट अनकॉन्टैक्टेड ट्राइब थी। इसको बेसिकली अभी क्या हुई, थोड़े वुड लॉगर से इनकी लड़ाई वड़ाई हो गई, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट ट्राइब हो गई है अब। ठीक है, ये याद रहना चाहिए। कहाँ की ट्राइब है, पेरू की ट्राइब। पेरू कहाँ है, साउथ अमेरिका में, बॉर्डर शेयर करता है ऑलमोस्ट, मान लो कि बोलीविया और ब्राज़ील का जहाँ बॉर्डर है वहाँ पे ये ट्राइब मिलती है, मतलब पेरू, बोलीविया और ब्राज़ील के बॉर्डर के आसपास ये मिलती है अमेजॉन फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो कुछ काम का नहीं है। तो देखो नेक्स्ट आर्टिकल में जो है ओजोन के बारे में बात है, तो एक बार ओजोन डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो दो तरीके का ओजोन होता है, एक होता है गुड ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है हमें, जैसे ट्रोपोस्फेयर होता है फिर स्ट्रेटोस्फेयर आता है। ठीक है, तो इस स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है और ये क्या करता है, यूवी रेज को आने से प्रोटेक्ट करता है, तो इसलिए गुड ओजोन है। जो ग्राउंड पे मिलता है उसको बोलते हैं ग्राउंड लेवल ओजोन और बैड ओजोन। अब ये बैड क्यों होता है, क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बैड होता है। अब ये बनता कैसे है कि वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कुछ चीज़। वोलाटाइल का मतलब जो ईजिली वेपराइज हो जाए, जैसे मान लो कि वुड पे जो काम किया जाता है ताकि वुड सड़े ना, तो वो उस पर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अप्लाई करते हैं, तो उससे भी धीरे धीरे क्या होता है, ऐसे वीओसीज निकलते रहते हैं। इवन जो हमारे परफ्यूम वगैरह होते हैं उनमें से भी निकलते हैं। ठीक है, प्लस नॉक्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो कि जैसे व्हीकल का एमिशन से निकल रहा है या फिर फैक्ट्री के एमिशन से निकल रहा है, इसका अगर रिएक्शन हो जाए इंटेंस हीट में और सनलाइट में, ठीक है, तो बन जाती है ओजोन। ठीक है, और ये बहुत हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। अब प्रोटोकॉल वगैरह देख लेते हैं इनसे रिलेटेड क्या है। तो देखो पहले आया वियना कन्वेंशन। वियना कन्वेंशन कब आया, 1985 में। इसने कहा कि हमें ओजोन लेयर को बचाना है, बस इतना कहा। इसके बाद आया 1987 में हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसने बोला कि ऐसे केमिकल्स को बंद करो जो कि ओजोन लेयर को हार्म कर रहे हैं। अब इनका आया किगाली अमेंडमेंट। अब किगाली अमेंडमेंट ने क्या बोला कि हम क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को बैन करेंगे। ठीक है, किगाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक, तो पहले क्या था कि ओजोन एक माना जाता था कि दोपहर में सबसे ज़्यादा इसका 2 से 3 बजे के अराउंड काफ़ी इंटेंसिटी रहती है एटमॉस्फेयर में, बट अभी क्या है कि अभी नाइट में भी इसके लेवल्स जो हैं वो एलिवेटेड दिख रहे हैं। ठीक है, कि ये प्रॉब्लम हो गई है। देखो तो ये आर्टिकल डिस्कस करता है आर्टिफिशियल नाइट लाइट के बारे में। बेसिकली ये कह रहा है कि जो रात में लाइट पोल्यूशन होता है, कि हमने अननेसेसरी अनवांटेड बहुत ज़्यादा लाइट जला रखी है, तो ट्रीज़ क्या होते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं,
वो क्या करने लगते हैं, अपनी जो लीव्स होती हैं उनको हार्डन करने लगते हैं, टाइट हो जाती हैं इनकी लीव्स। तो जो इसको हर्बीवोर्स होते हैं वो खा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि न्यूट्रिएंट का फ्लो नहीं होगा, फूड चेन पढ़ा ही होगा आपने, फूड चेन इफेक्ट हो गई, न्यूट्रिएंट का फ्लो नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो है वो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ जो दे रखी है कि इंडिया का फर्स्ट इंटरनेशनल डार्क स्काई पार्क जो है वो किसको डिजिग्नेट किया गया है, वो डिजिग्नेट किया गया है पेंच टाइगर रिजर्व को। ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। अब इसको डिजिग्नेट और सर्टिफाई किसने किया, सर्टिफाई किया है इसको इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन ने, ठीक है। मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है लेकिन ठीक। और ये एशिया का फिफ्थ है, ठीक है। तो डार्क स्काई पार्क क्या होता है, डार्क स्काई पार्क जो होता है ये बेसिकली ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हमने मैनेजमेंट प्लान्स बना रखे हैं टू मिनिमाइज लाइट पोल्यूशन को, ठीक है। बस इतना ही काम का था। नेक्स्ट चलते हैं। तो इसमें तो देखो कुछ काम का नहीं है कि अभी हुआ नहीं, जब हो जाएगा तब देखा जाएगा। तो एलिफेंट रिजर्व के बारे में बात हो रही है, तो थोड़ा एलिफेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंडियन एलिफेंट जो है सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ मिलता है, इसका कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। और स्टेटस क्या है इसका, एंडेंजर्ड है। अपेंडिक्स में क्या है, अपेंडिक्स 1 में आता है, WPA एक्ट में भी किस में आता है, फर्स्ट शेड्यूल में आता है। बाकी कुछ काम का है नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। न्यू क्लोज, ये भी कुछ काम का नहीं। बस अगर याद रखो तो ये याद रख लो कि इंडोनेशिया का में एक फ्लोरेस आइलैंड है, याद रख लो। फ्लोरेस आइलैंड कहाँ पे, इंडोनेशिया में। यहाँ कोई हॉबिट कुछ मिला है, उसकी बॉडी कुछ मिली है, बस इतना ही काम का है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।